हेलो गाइस, पहले छोटा सा रिवीजन दे देते हैं जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो, हमने क्या पढ़ा था। महर्षि कन्नड़ ने ये पोस्टुलेट किया था कि हमारा जो पदार्थ है उसको तोड़ते जाऊंगा तोड़ते जाऊंगा तोड़ते जाऊंगा, सबसे छोटे पार्ट पे पहुंचूंगा जिसको फर्दर तोड़ नहीं पाऊंगा, जिसे उसने परमाणु बोला था। बेसिकली हुआ था मैटर को छोड़ते गया तोड़ते गया तोड़ते गया, सबसे छोटे पार्ट पर आ जाऊंगा जो कि क्या है, एटम। फिर पकूदा कचयायामा, क्या नाम था, पकूदा कचयायामा। उन्होंने क्या होता है कि छोटे 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 एटम से मिल मिल के अलग अलग तरीके से मिलके अलग अलग मेरे चीजें बनाते हैं। इंग्लिश में डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस ने मुझे क्या कहा था, ऑन डिवाइडिंग मैटर अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड विच विल बी कॉल्ड एटम। मैटर को डिवाइड करते हैं तो एटम पहुंचेगा। ठीक है, ये सब कुछ उनका सोचा हुआ वगैरह था, कोई एक्सपेरिमेंटल इस पे उन्होंने नहीं किया था। फिर एंटोनी लेवोइसियर और जोसेफ प्राउस्ट आए थे, उन्होंने क्या बताया था हमें, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दो लॉस थे। पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सिंपल था, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट्स का जो मास है उसका सम और प्रोडक्ट का जो मास है उसका सम, दोनों के दोनों इक्वल रहेगा। दूसरा लॉ था, वो था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कहते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसमें क्या होता है, एक प्योर केमिकल सब्सटेंस, देखो प्योर वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्योर केमिकल सब्सटेंस में जो जो एलिमेंट से वो बना है वो एलिमेंट के मास का रेशियो मेरा कांस्टेंट रहेगा हमेशा। मतलब आप पानी लाओ या मैं पानी लाऊं, आपका भी H2O है मेरा भी H2 है, आपके इसमें H और O है, मेरे में भी H और O है, तो आपका मास ऑफ H इज टू मास ऑफ O और मेरा मास ऑफ H इज टू मास ऑफ O सेम रहने वाला है, जो कि वैसे 1:8 होता है। हमने उसके बाद बहुत चीज़ें देखी थी, ज़्यादा हो गया तो भी कंज्यूम नहीं कर पाता है वगैरह सब कुछ देखा था। अमोनिया का N:H हमने 14:3 देखा था। अभी रटना नहीं है 1:8 14:3, हमको आगे पता चल जाए कैसे निकाला हुआ है वो, तो आप टेंशन मत लीजिए। सॉरी गाइस। ठीक है, फिर जॉन डाल्टन ने आके अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे बेटा। पहला पोस्टुलेट क्या था, ये पोस्टुलेट्स आपको याद रहना चाहिए बेटा पूरे। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, कॉल्ड एटम, ये तो ठीक था। फिर दूसरा उन्होंने बताया था कि ऑल द एटम्स आर indivisible particles, all the atoms are indivisible particles which cannot be created nor be destroyed in a chemical reaction, ये तो ठीक था। ये इसके कारण cannot be destroyed और created वाले कारण हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते थे, बट हमने बाद में पढ़ा था कि इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है। चलो ठीक है, लोग ड्रॉबैक्स में देख लेंगे उसको। फिर नेक्स्ट देखा था एक गिवन एलिमेंट का एटम हमेशा आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। और नेक्स्ट देखा था दो अलग अलग एलिमेंट्स के पार्टिकल्स यानी एटम्स अलग अलग क्या कहते हैं, मास और इसके रहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के रहते हैं। फिर नेक्स्ट उसने देखा था एटम्स कंबाइन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू गिव कंपाउंड, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसा 1.5 इज टू ऑक्सीजन 2.3 ऐसा कंबाइन नहीं करेगा। और लास्ट उसने बताया था द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। मतलब क्या है, जितना वाटर में आपके वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है नंबर ऑफ एलिमेंट, उतने ही मेरे में भी रहेंगे कि एक हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, मेरे में भी दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन रहेगा, तो उसके मास का रेशियो भी बेटा मेरा सेम रहने वाला है। ये बेसिक चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब देखो इसमें जो गलतियां थी, ड्रॉबैक्स जो थे, पहला ये उसने बताया एटम्स इंडिविजुअल पार्टिकल है, बट नहीं, एटम्स डिवाइड होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। और क्या क्या थे वो, इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट चैप्टर में देखते हुए हम ये सब चीजें, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर नेक्स्ट उनका बोलना था कि अलग सॉरी सेम एटम जो है उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहेगा और मास भी सेम रहेगा। बट बेटा देखो ये मास अलग अलग हो सकता है उनका। इसका क्या था, आइसोटोप्स, हम लोग आगे देखते हैं। जैसे क्लोरीन का आइसोटोप दो है, एक का मास 35 है और एक का मास 37 है, तो ये भी गलत था। फिर दूसरा उनका था कि अलग अलग जो है मेरे एलिमेंट उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग रहेगी, बट नहीं। अगर मैं देखूँ तो आर्गन का भी मास 40 है और कैल्शियम का मास भी 40 है। तो ये तीन मैंने ड्रॉबैक्स भी देख लिए थे लास्ट सेशन में। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। अब हम लोग आज नया देखेंगे। बेटे को एटम, अगर मुझे एटम को कंपेयर करना है ना, तो मेरे घर को अगर देखूंगा, मेरा घर अलग अलग फ्लोर से बना हुआ है, हर फ्लोर पे अलग 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 रूम है, हर रूम में वॉल्स है, वॉल्स बनी है ब्रिक्स से, ब्रिक्स को और तोड़ूंगा सैंड, उसको और सैंड का एक दाना से। तो सबसे बेसिक जो मेरा बिल्डिंग ब्लॉक है मेरे घर का वो क्या है, सैंड का दाना। वैसे कोई मैटर के लिए अगर देखूँ तो तोड़ तोड़ के सबसे छोटे पे क्या आता हूँ मैं, एटम पे आता हूँ। ठीक है, तो देखो बेटा ये एटम का वुडंट से एग्जैक्टली डेफिनेशन, पर ये देखे, it is the smallest individual particle of the element that retains the chemical identity throughout all physical and chemical changes। बेटा ये देखो ये क्या हो गया, एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है मेरा एक मैटर का या एक एलिमेंट का जो अपनी प्रॉपर्टी यानी केमिकल आइडेंटिटी रिटेन कर करता है। जो उसकी आइडेंटिटी है वो वैसे की वैसी रहती है, आप कोई भी फिजिकल चेंज करो या कोई भी केमिकल चेंज करो, मतलब आप ये ए है, इसका कुछ भी कर लो,
एट द एंड ऑफ द डे इसका जो केमिकल आइडेंटिटी है वो वैसे ही रहेगा। मतलब आप ए को ब्रेक करने की कोशिश कर लो या ए को बी के साथ रिएक्ट करके कुछ और बना लो, तो भी एट द एंड आप फिजिकल चेंज कर रहे हो या केमिकल चेंज कर रहे हो, ए अपनी आइडेंटिटी जो है केमिकल आइडेंटिटी वो हमेशा रिटेन करके रखने वाला है। ठीक है, अब बेटा देखो जैसे कि मैं ग्रेन का दाना देखूंगा, वो पूरे बिल्डिंग के सामने कितना छोटा सा है, बेटा एक एटम भी मेरे पूरे मैटर के सामने बहुत छोटा होता है। बेटा साइज इज सो स्मॉल, जैसे अपन अपनी हाइट वगैरह फीट में बोलते हैं या सेंटीमीटर्स में बोलते हैं, अपन दो जगहों के बीच का डिस्टेंस किलोमीटर्स वगैरह में मीटर्स में बोलते हैं, जो भी ऐसा बोलते हैं बेटा। तो अपने को अगर एटम का साइज देखना है उसमें अपन यूज करें नैनोमीटर। क्या यूज करते हैं हम लोग? नैनोमीटर, जिसे हम लोग एनएम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक नैनोमीटर कितना होता है बेटा? होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो कितना छोटा होता है नैनोमीटर, मतलब एक एटम का साइज कितना ज़्यादा छोटा होने वाला है। ठीक है, देखो इतना छोटा सा बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा। फाइन, अब बेटा जो डाल्टन था ना, जब उसके समय पे बहुत कम हमारे पास एलिमेंट्स अवेलेबल थे, तो उसने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स लाए थे। ठीक है, बहुत स्मार्ट तरीका नहीं था, बट अब वो पहले थे सिंबल्स, तो इसीलिए ये आपको अलग अलग सिंबल्स दिए हुए। देखिए आपको हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, कॉपर, गोल्ड, कार्बन, सल्फर, लेड, प्लाटिना, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, मर्क्यूरी, इन सबके सिंबल्स दिए हुए। बेटा अब आपको ये एग्जैक्टली रटने नहीं है, बट आप 2-3 बार गो थ्रू करके रख लीजिएगा। ये एग्जाम में कभी 1 मार्क का आ सकता है, या मैच द फॉलोइंग का आ सकता है, या ऐसा आ सकता है 2 and 4 में कॉपर का सिंबल ये था क्या डाल्टन के इसमें, ऐसा। ठीक है, तो एक बार मैं सजेस्ट करूंगा पॉज से गो थ्रू कर लो, आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। देखिए वैसे सिंबल सिंपल थे, बट प्रॉब्लम क्या है बेटा, आप इतने सारे सिंबल्स, अभी तो यहाँ पे शायद से 12 दिए हुए, आपके और एलिमेंट्स जब बड़े आप हर एक का सिंबल बनाओगे और याद करोगे या फिर रिप्रेजेंट करोगे, थोड़ा मेहनत का काम था। तो इसलिए बर्जिलियस ने क्या सजेस्ट किया था? बर्जिलियस ने ये सजेस्ट किया था कि हम सिंबल्स की जगह पे ना उसे एलिमेंट्स वगैरह जो है हमारे, उनको कुछ तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लेटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, या तो वो एक लेटर के थ्रू कर लेते हैं या 2 लेटर्स के थ्रू कर लेते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं। ये तरीका कंपेरेटिवली बेटर और याद करने के लिए ईजी था। देखो यहाँ पे आपको कई सारे एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स दिए गए। ठीक है, जैसे देखिए आपको एल्यूमिनियम Al जैसा रिप्रेजेंट किया 2 लेटर्स, आर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरॉन B, ब्रोमीन Br। देखो ये तीनों की तीनों B से स्टार्ट होते हैं, बट कुछ ना कुछ डिफरेंस है, मतलब हर एलिमेंट का यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, देखो C के तो कितने सारे, 1 2 3 4 5। देखो कैल्शियम Ca है, कार्बन कैपिटल C है, क्लोरीन Cl है, कोबाल्ट CO है, कॉपर Cu है। आप एक चीज एक बार नोटिस कर रहे होगे ना, जो सिंगल अल्फाबेट वाला है बेटा मेरा नाम, जैसे कि ये देखिए कार्बन हो गया मेरा, या बोरॉन हो गया, या यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे फ्लोरीन हो गया, यहाँ पे आयोडीन हो गया, तो सिंगल अल्फाबेट वाले हैं बेटा सबकी सब कैपिटल है। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे डबल अल्फाबेट है, जैसे कि ये हो गया एल्यूमिनियम, आर्गन, कहते हैं बेरियम, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, ऐसा खूब सारे जो भी है बेटा, ये सबके सब कैसे है बेटा, उसमें पहला अल्फाबेट कैपिटल है, दूसरा अल्फाबेट स्मॉल है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कॉपर है, तो मैं कॉपर Cu को C कैपिटल C और कैपिटल U नहीं लिखूंगा, कैपिटल C और स्मॉल u लिखूंगा। आपको आगे एग्जांपल भी आना है कोबाल्ट का, कैपिटल C और कैपिटल O लिखोगे ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल C तो कार्बन हो गया और कैपिटल O मेरा ऑक्सीजन हो गया, तो आपको समझेगा नहीं कोबाल्ट है। इसलिए हम लोग कैसे यूज करते हैं उसको, पहला अल्फाबेट कैपिटल और उसके बाद वाला अल्फाबेट स्मॉल होता है। अब आपको एक और चीज बताता हूँ मैं, देखिए कई सारे तो आपको लॉजिकली समझ में आ रहे हैं, अच्छा ठीक है सर, जैसे कि एल्यूमिनियम है तो पहले 2 अल्फाबेट ले लिया, आर्गन है तो पहले 2 अल्फाबेट ले लिया, बेरियम है तो पहले 2 अल्फाबेट ले लिया वगैरह करके। पर देखो क्लोरीन में बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैं CH बना है उसका, पहले 2 अल्फाबेट, पहला अल्फाबेट और कहीं भी रैंडमली दूसरा अल्फाबेट यहाँ से मैंने लिया हुआ है। ठीक है, और देखते हैं और कोई ऐसा है कि जिसमें आपको बता पाऊंगा। मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम में पहला अल्फाबेट और कोई भी रैंडम बीच का अल्फाबेट Mg करके किया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ तो ऐसे है जो है ही नहीं पर अपन यूज कर लिए, मतलब कैसा, देखो पोटेशियम को मैंने K जैसा रिप्रेजेंट किया, सर K तो है ही नहीं, अरे बाप रे। देखो अभी सिल्वर को Ag किया है, सोडियम को Na किया है, देखो कितना रैंडम है, लेड को Pb किया है, आयरन को Fe किया हुआ है, गोल्ड को Au किया है, कॉपर को Ct का U कहाँ से आ गया। बेटा इन सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन बताता हूँ मैं आपको। बेटा पहले ना कैसा था, पहले जो हम लोग नाम वाम रख रहे थे वो हम लोग रख रहे थे कहाँ पे मिला है वो चीज़ फर्स्ट टाइम। तो कॉपर है बेटा, कॉपर में था साइप्रस में, इसलिए उसका नाम Cu पड़ गया था, कॉपर का रिप्रेजेंटेशन Cu से हो गया था।
कुछ जो थे मेरे एलिमेंट्स बेटा वो कौन से कलर के थे उसके हिसाब से, जैसे गोल्ड था येलो कलर का, येलो का एक और नाम होता है ऑरम, ठीक है, येलो को एक और तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं ऑरम, इसलिए गोल्ड को AU जैसे रिप्रेजेंट करना हमने शुरू कर दिए थे। अब देखो इसके बाद में सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो एक एक अल्फाबेट वाला बताया है, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, हीलियम वगैरह दो अल्फाबेट, और पहले 2 अल्फाबेट वाला बताया मैंने, फिर क्लोरीन, जिंक वगैरह 2 अल्फाबेट पर पहला और कोई और बाद वाला ऐसा बताया। कुछ और थे जिनको हमने ग्रीक या लैटिन नाम से लेके आ गए थे, ग्रीक, जर्मन या लैटिन से। फॉर एग्जाम्पल आयरन आता है Fe जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है फेरम से, ठीक है, ये तो ग्रीक होगा, लैटिन होगा, जर्मन होगा, मेरे को नहीं पता है। सोडियम आता है Na जो कहता है नेट्रियम से, वैसे पोटेशियम आता है केलियम से। तो बेटा ये सब कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी जितनी एनसीईआरटी में दी है, एटलीस्ट बचे हुए जो आपको एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए या नोट्स में नहीं दिए हुए वो आप स्किप कर सकते हो, बट अगर आपको और चाहिए है तो बेटा एस्टर्न बुक में आपको और नाम मिल जाएगा, इंटरनेट पर आप ढूंढोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो बेसिकली देखिए एक एक बता रहा आपको। एल्यूमिनियम का कोई इशू नहीं है, Al, आर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरॉन का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का कैपिटल C है बस, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO, कॉपर का Cu क्यों था, साइप्रस के थ्रू आया था, फ्लोरीन का F, गोल्ड का Au क्यों आया था, कलर येलो है ना ऑरम के कारण, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का है, आयरन का Fe फेरम के कारण, ठीक है ना। फिर वैसे लेड का Pb, वैसे मुझे पता है इसलिए बता पाऊंगा मैं, प्लम बम के कारण था ये, मैग्नीशियम का Mg, नियॉन का Ne, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K फॉर केलियम, सिलिकॉन का Si, अब Ag सिल्वर का Ag याद रख लो, सोडियम का Na मतलब नेट्रियम के थ्रू आया था वो, सल्फर का S, यूरेनियम का U और जिंक का Zn। अब बेटा आपको पागल समान बैठ के रटना नहीं है ये, ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, कुछ नहीं, आप लोगों को हर रोज 2-3 बार पूरा रीड कर लेना है, आपको धीरे धीरे याद होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा टाइम तक कुछ कंफ्यूज होते हैं हमें, जैसे क्लोरीन का क्या था, कैल्शियम का क्या था, कोबाल्ट का क्या था, ये सब कुछ एक ही एक अल्फाबेट आए थे, थोड़ा इशू करते क्रिएट, पर धीरे धीरे वो याद होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अभी पहले आप एक काम करो, अभी आप वीडियो देख ही रहे हो, पहले ये पूरे के पूरे एक बार अभी के लिए पढ़ लो, ठीक है, और कोशिश करो, जैसे कॉपर का Cu है तो याद नहीं छोड़ो, अच्छा साइप्रस के थ्रू आया था, पोटेशियम का K है तो केलियम के थ्रू आया, तो नीचे लिखे हुए सब कुछ पट से देखा, उसके पहले ही आप ये इतना पढ़ने की कोशिश कर लीजिए। चलिए वो देख लिया। अब बेटा ये जो डेरिवेशंस वगैरह का है ये आप देख लीजिए कहाँ से कौन सा नाम आया है। प्लस आपको एक और चीज बता दूं, जैसे आपको ये पता है ना बेटा, हम लोगों का नाम जो होता है, हमारा नाम जब हो जाता है डिसाइड तो हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखवाते हैं, तो एक ऑफिस आता है जहाँ से लिखवा के आते हैं। वैसे ही बेटा नामकरण जो है बेटा इन इनका एलिमेंट्स का नामकरण ये लोग करते हैं, IUPACY लोग, कोई भी एलिमेंट का नाम वो लोग डिसाइड करते हैं। इसका IUPAC का फुल फॉर्म आपका पूछ सकता है 1 मार्क के लिए, वो क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। गाइस प्लीज ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। हम लोगों के जो एलिमेंट्स वगैरह जो है केमिस्ट्री के, ये सबका नाम कौन डिसाइड करता है, IUPAC, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। गाइस फट से पॉज करो और ये इतना एक बार आप देख लो। चलिए गाइस यहाँ पे आज का सेशन एंड करते हैं। आज का सेशन बड़ा खुद दूसरा था, मैं जानता हूँ इतना कुछ आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं था, पर नेक्स्ट सेशन जहाँ पे हम लोग एटॉमिक मास करेंगे ना, वहाँ पे थोड़ा बहुत मज़ा आना शुरू होगा। और साथ ही साथ मैं आपको जब एटॉमिक मास बताऊंगा तब मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग एक्चुअल में ये क्या इसका नाम, ये 1:8 वगैरह जो ला रहे थे ना, कहाँ गए भैया, हाँ ये 1:8, 4:3 ला रहे थे, वो कैसे ला रहे थे, ठीक है। चलिए गाइस नेक्स्ट सेशन मिलते हैं, बाय गाइस।